देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, और मध्य प्रदेश के इतिहास में भी हम लोग जानते हैं जनजातियों के विषय में, अनुसूचित जनजातियों के विषय में। अनुसूचित जनजाति की शुरुआत कैसे हुई, क्या थी अनुसूचित जनजाति, और कैसे जनजातियां कहेंगे, इसके मतलब कैसे रहते हैं लोग कि इनको किस तरीके से हम इन्हें कहेंगे कि ये अनुसूचित, ये जनजाति के हैं, ये अनुसूचित जनजाति के हैं। पहले इसे क्या कहा जाता था, इनका नाम कब रख दिया गया कि ये अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये भी तो नाम होगा। तो हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि जो हमें अनुसूचित जनजाति की शुरुआत जो हुई थी वो कैसे हुई थी, क्या थी, इसके बारे में। पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसे अनुसूचित जनजाति के नाम से, दर्जा से कहा गया, लेकिन इसे लागू कर दिया गया था। इसे लागू कब किया गया था? 6 अप्रैल 1936 में। ये ब्रिटिश सरकार ने इस पे आदेश दे दिया और ये अनुसूचित जनजाति की शुरुआत हो गई। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से पहले हम लोग इसे क्या कहते हैं, ये आप लोग देखिए। अनुसूचित जनजाति तो तब कहा गया जब यहाँ पे लागू कर दिया गया 1936 में इसे लागू कर दिया। 1935 से हम लोग पहले इसे क्या कहते थे, ये भी हम लोगों को समझना है। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि लागू हुआ 6 अप्रैल 1936 में। ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया, मतलब उन प्रांतों में कि जैसे मान लीजिए कि उस समय बंगाल, बम्बई, महाराष्ट्र, बरार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, जो मध्य प्रदेश के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसी को कहा जाता था मध्य प्रांत। इन मध्य प्रांत में, पंजाब में, असम में, बिहार में, हर जगह ऐसे जो लोग पाए जाते थे वो किस तरीके से लोग थे, ये भी आप जानना कि कैसे लोग थे कि उनको कहा गया था। ठीक है, देखिए, जब यह अनुसूचित जनजाति कहा गया, इसकी शुरुआत हुई 1935 में इसे कहा गया, लेकिन 1935 से पहले इसे दलित कहा जाता था। दलित, इसे क्या कहा जाता था? दलित कहा जाता था। दलित कहा जाता था, लेकिन गांधी जी इसे कहने लगे थे हरिजन। हरिजन गांधी जी ने ही पहली बार इनका नाम रख दिया हरिजन। अब आपके माइंड में होगा हरिजन मतलब जाति, यानी कि चमार जाति होते हैं, पिछड़े जाति होते हैं, तो हर एक जातियों में जो ऐसे पोजीशन पे था उनका नाम रख दिए गांधी जी हरिजन। हरिजन का अर्थ होता है कि हरि के द्वारा आपका जो जन है, जो आपका समाज है, जो आप हो, ये आपको भगवान के भरोसे आप हो, वो आपको आपका कल्याण करेंगे। तो हरिजन, जन मतलब होता है भैया कल्याण, हरि मतलब भगवान के भरोसे आप लोग का कल्याण होगा, इसलिए गांधी जी ने इसका हरिजन नाम रख दिया। ठीक है, 1935 से पहले इसे दलित कहा जाता था, दलित। अब इसे दलित कहा जाता, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया था। इससे आप लोग को पता पड़ गया होगा कि मतलब अब इसकी शुरुआत धीरे धीरे किस तरीके से होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब 1950 में अपना संविधान लागू हो रहा था, 1950 में जब अपना संविधान लागू हो रहा था, तो उसमें मात्र 212 जनजातियों की अनुसूची तैयार हुई थी। 212 अनुसूचित जनजातियों की ये तैयार हुई थी यहाँ पे। ठीक है, ये भी आप लोग के लिए समझ लेना। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां रहती हैं? अब मध्य प्रदेश जो आया, अब मध्य प्रदेश का इतिहास आप लोग जानिए। अब मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां रहती हैं या जनजातियां रहती हैं, इनके विषय में आप लोग को पढ़ना है। ये तो आप समझ गए हो पूरा, इसमें आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकता है कि पहली बार इसे 1935 में भारत अधिनियम आया था, इसमें इस ब्रिटिश सरकार ने 6 अप्रैल 1936 में इसे लागू कर दिया गया, आदेश दे दिया गया कि भैया ये क्या है, ये जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसने कह दिया इस तरीके से। 1935 से पहले इसे दलित कहा जाता था, लेकिन गांधी जी इसे कहते थे हरिजन, कहते थे कि हरि के भरोसे, भगवान भरोसे ये है, भगवान आपका कल्याण करेंगे, भगवान भरोसे हरिजन, भगवान आपका कल्याण करेंगे। तो गांधी जी ने उनका ये गांधी जी ने हरिजन कह दिया था, हरिजन शब्द गांधी जी ने ला दिया था। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद में 1950 में 212
जातियों का जनजातियों का अनुसूचित तैयार हो गई थी। इसके बाद में हम किसके बारे में, अब मध्य प्रदेश का हम लोग इतिहास देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या से हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जितनी भी, मान लीजिए कि जैसे हमारा मध्य प्रदेश होगा, ये मध्य प्रदेश है, तो इन मध्य प्रदेश में के जनसंख्या जो होती है, इसमें टोटल जनसंख्या 7 करोड़ है। 7 यानी 7.5 करोड़ के लगभग में यहाँ पे इसकी जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या। लेकिन अगर जनजाति पूछेगा कितनी जनजातियां इसमें, अनुसूचित जनजातियां इसमें कितनी है, तो लगभग 1.5 करोड़ है। यहाँ पे 7.5 करोड़ है, यहाँ पे आपका आ जाएगा अनुसूचित जनजातियां तो 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ के लगभग इसमें अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है। लेकिन ये राज्य पूरा इतना बड़ा है। अब इस राज्य में इसमें एक स्टेट है, यानी कि अब अलग अलग जिला में अलग अलग लोग, अलग अलग जनजातियां इनकी रहती है। कौन सी जाति, क्या भाषा है, क्या बोलते हैं, क्या इनकी खान पान है, किस तरीके से ये अपना त्यौहार मनाते हैं, ये क्या करते हैं, इनके बारे में टोटल आप लोग को जान लेना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रॉपर रहते हो, आप अगर MPPC की तैयारी करते हो तो इसमें आप लोग प्रॉपर, मतलब मध्य प्रदेश PCS की अगर आप तैयारी करते हो तो इसमें आप प्रॉपर मध्य प्रदेश से रहते हो, तब आप मध्य प्रदेश की हर एक कल्चर के बारे में आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, सब कुछ के बारे में आपको समझना है। जब वहाँ के आप संस्कृति के बारे में समझ लेंगे, वहाँ के साहित्यों के बारे में, साहित्य लेखक थे इनके बारे में लिख लोगे, समझ लोगे कि कौन सा लेखक क्या चीज़ लिखे थे। साहित्य यही होता है, साहित्य का साहित्यकार होते हैं, लेखक ने क्या क्या लिखा था, कौन सी बुक्स में लिखी थी, उस बुक्स में हमें किसके बारे में, जैसे भील है, गोंड है, किसके बारे में हमें मिलेगा कि ये कौन सा बुक्स है और इसके बारे में कहाँ पे हमें मिल सकता है, कौन सी बुक से मिल सकता है, ये आप लोग को समझना होगा। तो यही चीज़ हम लोग को पूरा समझ लेना है। तब आप लोगों ने मध्य प्रदेश की जनसंख्या समझ गए और इसमें जितने भी लोग हैं और उसमें जो अनुसूचित जनजाति है 1.5 करोड़, ये भी आपने समझ लिया कि मध्य प्रदेश के अंदर है इतनी। लेकिन वो अलग अलग जिला में बांट दिया गया, अलग अलग जिला में अलग अलग जनजातियाँ मतलब आप पाओगे, अलग अलग जनजातियाँ पाओगे, अनुसूचित जनजातियाँ अलग अलग पाओगे आप। चाहे एक ही जिला, मतलब कि कोई जो जिला है 8 जिला में, 7 जिला में, 6 जिला में अलग अलग मतलब पाए जाओ, मतलब मिलेंगे आपको। एक स्टेट में जो जिला है इनमें बांट दिया गया ना कि इधर का कोई अलग भाग है, इधर का कोई उत्तरी पूर्वी कह सकता है, इधर मध्य कह सकता है, इधर पश्चिमी कह सकता है। तो जिधर जो है उसके बारे में कह सकते हो। तब इधर इधर बांट दिया गया था, इसमें कोई 8 होगा तो इसमें कोई 10 होगा, जैसे भी जिले, इस तरीके से लोग यहाँ पे जनजातियाँ रहना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो 8 कितने हैं अनुसूचित जनजातियाँ जो है कितने हैं, 1.5 करोड़ हैं, 1.5 करोड़। और यहाँ पे 7.5 करोड़ इनकी क्या है, इन जनजाति जो हैं पूरा ये जो जनसंख्या पूरी 7.5 करोड़ है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है तो 21.1 कहा जाता है, लेकिन फिलहाल में इसे 9 कहा जा रहा है कि 21.9 है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 बताया था, लेकिन इस बार मुझे ये लगा, कंफर्म करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 9 होगा। लेकिन इससे 1 महीने पहले मतलब 1 महीने 2 महीने पहले जो भी आप लोग देखोगे, आप लोग समझोगे तो उसमें ये बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल में आप लोग को अब 9 पढ़ना होगा, हो सकता है कि 1 भी। अच्छा, कैसे इसे जनजाति कहेंगे हम? इस मध्य प्रदेश के लोग जो इसमें हैं, या फिर किसी भी स्टेट में, जितने भी स्टेट यहाँ पे बताए, चाहे बम्बई हो, बंगाल हो, मद्रास हो, बरार हो, चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रांत हो, कोई भी ऐसा राज्य है, प्रांत है, इनको हम किस तरीके से कैसे जनजाति कहेंगे? कैसे जनजाति, इन्हें हम कैसे समझ में हमें आएगा कि ये जनजाति के लोग हैं, ये अनुसूचित जनजाति है, ये अनुसूचित जनजाति है, वो अनुसूचित जनजाति है, हम इसे कैसे कहेंगे? देखिए, तो हम इसे कैसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग ढंग से समझ लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा ये कि जो शिक्षा और शिक्षित व तकनीकी आर्थिक विकास से ये लोग परित नहीं रहते हैं।
ये पिछड़े रहते हैं लोग। ये क्या रहते हैं? ये लोग पिछड़े रहते हैं, यानी कि शिक्षा से पिछड़े रहते हैं, आर्थिक विकास से पिछड़े रहते हैं, ये जो तकनीकी एक आती है इससे पिछड़े रहते हैं। इस तरीके से लोग क्या रहते हैं? ये पिछड़े। ये अर्थव्यवस्था में भी इनके कमी रहती है, यहाँ पे भी कमी है और यहाँ पे अर्थव्यवस्था में भी इनके कमी रहता है। इनके प्राकृतिक पर ये क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक पर ये लोग निर्भर रहते हैं। इनकी विशेष सांस्कृतिक, जिसमें जनजाति हो, जिसमें इनकी जनजाति हो, इनकी विशेष सांस्कृतिक होती है। यह पता आपको तुरंत चले। देखो, अगर इंसान शिक्षित नहीं है तो जो अपने गांव में भाषा वो बोलता है, जिस तरीके से अपने गांव में रहता है, जो पहनाव ओढ़ाव गांव में करता है, वो शहर नहीं देख पाता है, वो अलग अलग लोगों से नहीं मिल पाता है, तो अपने गांव का ही कल्चर लेके चलेगा। लेकिन जो अलग अलग जगहों पे निकल गया, अलग अलग लोगों से बातें करने लगा, तब उसको ये पता चलेगा कि ना, हमें यहाँ से ये चीज़ सही है, यानी उसको सीख मिलती है। कहते हैं घर में बैठे बैठे किसी को कुछ सीख नहीं मिलती है। चार दोस्तों में निकल के कुछ बात करो, कोई बुरा भी कहेगा, कोई अच्छा भी कहेगा, तो आप दोनों का सुन लो। कभी भी आप आप ज्ञानी का भी सुनना और मूर्ख का भी सुनना। ये मैं शब्द बार बार आपसे कहती हूँ कि आपको ज्ञानी का भी सुनना चाहिए और जो मूर्ख होता है उसका भी सुनना चाहिए। ज्ञानी का मूर्ख को सुनने से हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मूर्ख अगर कुछ कह रहा है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और ज्ञानी से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कभी भी निकलो बाहर तो दोनों का सुनो दोनों का, लेकिन समझो कि हमें कौन सा मूर्ख वाला बात करता है और कौन सा ज्ञानी वाला बात करता है। किसका हमें मतलब किसका या हम देखें, किसको हम अच्छे से समझें, जो हमें अच्छे राह दिखाए। बातें लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन बाद में पटक देते हैं सबको। बात बड़ी बड़ी करने से नहीं होता है, बच्चों को आगे पहुंचाने से होता है। इनकी भविष्य की बात होती है, इनकी साल 2 साल में ही भविष्य होती है कि इनके भविष्य में सुधार आ जाएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो फिर ये बैठ जाएंगे। तो फिर वही है कि चलो कंपनी, चलो खेत में, चलो कोई ठेला लगा लेगा, यही काम करना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि काम वही काम करो जो मन को भाए। अच्छा काम, ये नहीं बुरा काम तो बड़ा तेज मन को भाता है, लेकिन मन को वहाँ से सिकोड़ लेना, कहना ना मन रुक जा, नहीं जाना है, नहीं जाने का वहाँ। और तुझे क्या करना है, जो मैं कह रहा हूँ, दिमाग पे अपने निर्भर रहो कि हम दिमाग से कुछ अच्छे काम करेंगे। बस ध्यान में रहे आपको कि हमें बुरा काम नहीं करना है। बस 2 लोग को जरूर सुन लेना है, ज्ञानी का भी और मूर्ख का भी, दोनों का जरूर सुनना। सक्सेस वही इंसान होता है जो दोनों का सुने। क्यों? क्योंकि एक समय ये पता चल जाता है हमें क्या करना चाहिए, एक समय क्या पता चल जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों को आप लोग समझ लेना ध्यान से। अब हम यहाँ पे आपको इस तरह बारे में बता दी। इस किसी भौगोलिक क्षेत्र पर ये निवास करते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर ये निवास करते हैं, प्राकृतिक से इन्हें पता चलता है हमें क्या खा लेना चाहिए। इनके पास शिक्षा रहता ही नहीं है, तो ऐसे लोग को आप अनुसूचित जनजाति तो कहोगे ही, तो वैसे लोग हैं। अब जैसे मान लिया कि 13वें प्रतिशत के आधार पर ये 13वां है, जो हमारा ये कौन सा है, ये मध्य प्रदेश 13वें स्थान पे आता है अनुसूचित जनजाति के स्थान पे। तो ये सब आप लोगों को समझ में आना चाहिए अनुसूचित जनजाति के हिसाब से। अब इसमें आप लोगों को अब हम जानेंगे यहाँ पे कि देखिए 43 लगभग कम से मतलब कि यहाँ पे अगर कहेगा आपसे कि जो ये है आपका क्या नाम है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, इधर वाला एरिया है, जो इधर वाला एरिया है, ये 3 एरिया ही सबसे बड़े बड़े माने जाते हैं। ये 3 एरिया में से यहाँ पे मान लीजिए कि भील है, यहाँ पे गोंड है, यहाँ पे आपका कोल है। ये 3 एरिया बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। इन तीनों एरिया यानी कि बड़े बड़े माने जाते हैं कि ये 3 सबसे बड़ी जनजाति वाला जगह है। ठीक है, 3 सबसे बड़ी जनजाति वाला, ये जनसंख्या वाला ये जगह है, जिनमें से आता है एक भील आता है, एक गोंड आता है और एक कोल आता है। ये 3 ही हैं और 3 में सबसे ज़्यादा है। और छीटपुट तो और जगह पे है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे छीटपुट समझते हो ना, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, और अन्य जगह पर हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ और समझ लेना है, पहले हम देखिए समझते चलते हैं, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है। अभी तो समझ रहे हैं हम लोग क्या चीज़ हमें समझना क्या है, पहले हम समझने के बाद ही हमें पढ़ाई हो सकती है हमारी। यहाँ पे पूछेगा आपसे कि मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अधिकतम, सर्वाधिक, अधिकतम जनसंख्या वाला, जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तब आप बताना धार है। कौन है? धार है। उसमें 12,022 मतलब कि 12,22,814 इतने उसमें क्या है, इसमें जनजाति वाला, जनसंख्या जनजाति है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला अगर पूछता है तो भिंड बताना। जनजाति जनसंख्या वाला भिंड है। क्या है? भिंड है। 6131। यहाँ पे आपको 6131 बताना। न्यूनतम जनजाति वाला जनसंख्या वाला जो जिला है वो है भिंड है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का है, सब कुछ ध्यान में रहे आपको। प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम अलीराजपुर है। प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम अलीराजपुर है, ठीक है, अलीराजपुर है। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद में आता है न्यूनतम, जो अगर पूछेगा कि सबसे न्यूनतम, तो भिंड है। न्यूनतम भिंड है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा कि प्रतिशत के हिसाब से भी भिंड न्यूनतम में है। प्रतिशत के हिसाब से भी भिंड न्यूनतम में है, और न्यूनतम में जनजाति जनसंख्या पे भी है, और प्रतिशत के हिसाब से भी भिंड है। प्रतिशत के हिसाब से है और किसके हिसाब से है, और आपका जनसंख्या के हिसाब से, दोनों में भिंड है। दोनों में कम भिंड ही है। ध्यान में रहे, भिंड में कम ही जनजाति है, ठीक है। अब प्रतिशत के हिसाब से अधिकतर अलीराजपुर है। ध्यान ये रहे आपको। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है। एक तो शहरी क्षेत्र पढ़ना है। कौन सा क्षेत्र? शहरी क्षेत्र पढ़ना है कि शहरी क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या की प्रतिशत क्या है। तो 6.8% है। यहाँ पे 10.40 लाख लगभग शहरी एरिया में ये जनजातियाँ पाई जाती है। शहरी एरिया में इनमें से भी शहरी में अधिकतम, बहुत अधिकतम किस में है? शहर में भी अधिकतम जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा है? अधिकतम जनजाति वाला जिला। लेकिन किसके हिसाब से? शहर के हिसाब से। तो शहर में भी भिंड है। शहर में देखो कि यह न्यूनतम में भिंड है, प्रतिशत में भी न्यूनतम में भिंड ही है, लेकिन शहरी में भी भिंड है, न्यूनतम नहीं अधिकतम में है। तो बताओ कि बहुत अधिकतम, तो इस शहर में मान लीजिए जो 10 लाख माना गया है कि 10 लाख है, तब तो भिंड अगर अधिकतम में आता है तब तो और हर एक जिला में कम कम आएगा, फिर हर एक शहर में और कम आएगा। इसी तरीके से भिंड यहाँ पे कम आ रहा है। और न्यूनतम में अगर पूछता है कि शहरी इलाका में जो न्यूनतम में जनजाति जनसंख्या वाला कौन सा है, तो उसमें डिडोरी में है। उसमें बहुत कम है, उसमें बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। जिस तरीके से आप अपने गांव में देखना कि कहीं कहीं बहुत कम लोग पाए जाते हैं, बहुत लोग ज़्यादा अमीर पाए जाते हैं, बहुत लोग गरीब कम पाए जाते हैं। इसी तरीके से वो भी है न्यूनतम अधिकतम वाला में। इसके बाद में हम देखते हैं कि जनजाति जनसंख्या वाला वर्गीकरण कितने में हुआ है। जनजाति जो जनसंख्या वाला वर्गीकरण है वो 4 भाग में किया गया है। 4 भाग में कौन सा? एक तो है कि मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया होगा, दूसरा वाला ये वाला मध्य वाला एरिया होगा, फिर ये उत्तरी क्षेत्र वाला होगा, फिर पूर्वी क्षेत्र होगा। ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये मध्य वाला हो गया, और ये पश्चिमी वाला हो गया, ये उत्तरी वाला क्षेत्र होगा। तो इन उत्तरी वाला में बहुत कम पाया जाता है, उत्तरी वाला में बहुत कम पाया जाता है। लेकिन उत्तरी पूर्व में अगर पूछेगा, उत्तरी पूर्व में तो इधर गोंड है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है उनमें उसके कितने जिलों में ये जनजाति जनसंख्या वाला लोग मिलते हैं, इस जिले कितने जिलों में है, कितने ज़िले में है। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उनमें 8 जिला ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कौन सा है? एक है धार। क्या नाम है? एक है धार,
और धार सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला सबसे अधिकतम जनजाति वाला जनसंख्या वाला ये मतलब जिला है। ये आपके माइंड में उतर जाना चाहिए, पूरा अच्छे ढंग से उतर जाना चाहिए। कौन है? धार है। ध्यान में क्या है? धार है। उसके बाद में 8 यहाँ पे है पूरा, तो इसमें बड़वानी है, झाबुआ है, खरगान है, अलीराजपुर है, खंडवा है, रतलाम है, उसके बाद बुरहानपुर है। ये 8 के 8 आपको याद में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें कितने ज़िले में ये जनजाति पाई जाती है। तो इसके 8 ज़िले में जनजाति पाई जाती है। इनमें से आपको सबसे बड़ी जो जनजाति है वो धार है। ये धार के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए, धार के बारे में आपको याद होना चाहिए। दक्षिणी मध्य वाला जो एरिया ये वाला है इसमें पूरे 7 हैं जनजातियाँ। इसमें 7 ज़िले में जनजातियाँ पाई जाती है, जिनमें है छिंदवाड़ा, मंडला, सिवानी, बैतूल, डिंडोरी। देखो डिंडोरी यहाँ पे मैं बताई हूँ जो डिंडोरी है, ये डिंडोरी बहुत ही कम इसमें पाए जाते हैं, न्यूनतम से न्यूनतम इसी में है, सबसे कम से कम इसी में है, इसमें ज़्यादा नहीं है। इसके बाद बालाघाट, हरदार, ये 7 जो ज़िले हैं, इन 7 ज़िले में ये जनजातियाँ पाई जाती है। अब इसके बाद पूर्व क्षेत्र में आ जाइए। इसके पूर्व क्षेत्र में, उत्तरी पूर्व क्षेत्र में इस साइड आ जाइए। इसमें है सिंगरौली, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, कहनी और उमरिया। कटनी और उमरिया ये इतने 6 हैं। यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में बताई हूँ आपसे बहुत कम है, इसमें श्योरपुर है, ये इसमें बहुत कम है। और यहाँ पे आपको इतने ज़िलों में आपको ये याद तो जरूर कर लेना है। देखो मध्य प्रदेश के मैप के हिसाब से इसके भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से यहाँ पे बना लेना मैप पे, और लिख लेना कि इधर वाले में गौंड लिख लेना, इधर वाले में लिख लेना कि इसे पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी कहा जाता है, इसे मध्य दक्षिणी कहा जाता है, और इसे पश्चिमी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। इस पश्चिमी क्षेत्र में 8 ज़िले में जनजातियां पाई जाती है, और इसमें आपको मध्य वाला में 7 ज़िले में जनजातियां पाई जाती है, और इसमें पूर्वी क्षेत्र में 6 ज़िले में जनजातियां पाई जाती है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति वाला जगह अगर पूछे, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा, तब आपका आएगा गौड़, और जनसंख्या के हिसाब से आता है भील। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भील में है, और भील को ही हम लोग कहते हैं भील या भिलाला। क्या है? 43 अनुसूचित जनजातियों में से सबसे ज़्यादा भील या भिलाला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अनुसूचित जनजाति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जनजातियाँ, इसे किस तरीके से की जनजातियों की परिभाषा क्या है, और इसमें जो जनजातीय जनसंख्या का वर्गीकरण हुआ है कितने जिलों में कौन कौन सा है, ये तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, उसमें मैं आपको इसके जो साहित्य हैं, जो साहित्यकार हैं जिन्होंने लिखा था ये बुक, कि इसमें भील के बारे में आप पढ़ लोगे, इसमें गौड़ के बारे में पढ़ लोगे, इसमें कोल के बारे में पढ़ लोगे, उन लेखकों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।